स्टूडेंट्स, लेबर इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियाँ अर्थात प्रगतिशील मजदूरी पद्धतियाँ जो कि हमने समय के अनुसार मजदूरी का भुगतान, कार्य के अनुसार मजदूरी का भुगतान पिछले वीडियो में देखा था कि किन किन आधारों पर मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। उसी में या उन्हीं से मिला जुला जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा मजदूरी के भुगतान में जो तरीके बताए गए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियां कह सकते हैं। और ये जो मजदूरी पद्धतियां हैं, ये न्यूनतम पारिश्रमिक के साथ साथ में कुछ लाभांश और प्रीमियम पर आधारित हैं। अर्थात हम केवल मज़दूरों को जब मज़दूरी का भुगतान किया जाता है तब हम केवल ये नहीं समझ सकते कि उन्हें एक न्यूनतम मज़दूरी दे दी जाए और उससे ज़्यादा की उन्हें आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर काम के अनुसार या समय के अनुसार जब मज़दूरी का भुगतान किया जाता है तो कहीं न कहीं ये बात भुगतान करने की पद्धति में शामिल होती हैं कि उसमें अगर कोई मज़दूर ज़्यादा कार्यकुशल हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा अच्छे से कार्य कर रहा है, उसकी उत्पादकता ज़्यादा है, तो ऐसे में वो इस बात का अधिकारी हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो सके और उसके पास एक अवसर हो कि वो अपनी आय को बढ़ा सके। प्रगतिशील जो मजदूरी पद्धतियां हैं वो सामान्य तौर पर समय और कार्य के अनुसार मजदूरी पद्धतियों के मिश्रण से ही बनी है, क्योंकि हमने जब इन दोनों पद्धतियों के बारे में अपने पिछले 2 वीडियो में देखा था तो उसमें यही समझा था कि दोनों प्रकार की जो पद्धतियां हैं, समय के अनुसार और कार्य के अनुसार पद्धति, मजदूरी भुगतान की पद्धति, उन दोनों में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन इनमें कुछ दोष भी सम्मिलित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूनतम पारिश्रमिक है उसके साथ तो कुछ और एडिशन किया जाता है, जिसका आधार कहीं न कहीं श्रमिक की कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उसकी स्किल होता है और इससे श्रमिकों को और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने का, अपना ज़्यादा अर्निंग करने का और ज़्यादा आय प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है और ये चीज़ उन्हें ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। प्रेरणात्मक जो पद्धतियां हैं, इनके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रूप हैं, जिसमें कुछ की बात हम यहाँ पर अपने कुछ आगे का लेक्चर्स में करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली मैं बात करूँगी टेलर की जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम है उसके बारे में। इसके अलावा मेरिक का जो वेज सिस्टम है, हेल्से ने भी मजदूरी पद्धति के बारे में बात की है, रोवन ने भी मजदूरी पद्धति, गेंट ने भी प्रीमियम प्लान बताया है मजदूरी के भुगतान में। इसके साथ ही इमर्सन दक्षता योजना और प्रीस्टमैन उत्पादन बोनस योजना के आधार पर भी उन्होंने भी मजदूरी भुगतान की अलग अलग पद्धतियाँ इन सभी अर्थशास्त्रियों ने बताई हैं। उन सारी पद्धतियों को हम इस लेक्चर में समझने की का क्रमानुसार प्रयास करेंगे और आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में टेलर का जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम है, यानी मजदूरी में भिन्नता क्यों होती हैं, किस आधार पर मजदूरी तय की जानी चाहिए, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेलर का जो दृष्टिकोण है उसमें टेलर ने 19वीं शताब्दी के अंत में इस पद्धति को बताया था, इस पद्धति के बारे में बताया था और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर को साधारण काम के अनुसार जब मजदूरी की बात की जाती थी तो उन्हें इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, क्योंकि उनके अनुसार ये पद्धति श्रमिकों को उतना प्रेरित काम के लिए नहीं करेगी, ज़्यादा बेहतर काम के लिए प्रेरित करने में सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने डिफरेंशियल रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर जिसे हम भिन्न कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किया और इसी के आधार पर श्रमिकों को काम करने पर
ऊंची मजदूरी दर से निश्चित समय में काम पूरा कर लेने पर अगर ऊंची मजदूरी दर से भुगतान और उससे ज़्यादा देर लगाने में, यानी काम समय पर काम पूरा नहीं कर पाने पर नीची दर से मजदूरी के भुगतान की बात उन्होंने कही है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले टेलर ने 1884 में मिडबेल स्टील कंपनी फिलाडेल्फिया में किया था और इस विधि से काफ़ी बचत होने लगी और हर व्यक्ति को काम करने का एक मोटिवेशन मिला। यानी टेलर का जो पद्धति थी, टेलर की जो मजदूरी के भुगतान का जो तरीका उन्होंने बताया वो बिल्कुल सिंपल है। टेलर ने कहा कि, या टेलर का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति जो भी एक निश्चित निर्धारित काम है उसे निश्चित समय में यदि पूरा करता है तो उसे उस काम के पूरा करने पर ज़्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए, और यदि वो उस निश्चित समय में काम पूरा नहीं करता तो उसको मजदूरी मिलने की जो दर है, प्रति यूनिट दर है, वो क्या हो जानी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा काम में कुशल है और अच्छा काम करता है, जल्दी काम करता है, तो उसे मज़दूर को उसका एक रिवार्ड मिलना ही चाहिए। हम बात करते हैं इस पद्धति की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो जो प्रामाणिक कार्य का निर्धारण है इस मेथड में, उसमें समय में गति, यानी कितना काम, कौन सा काम कितने समय में हो जाना चाहिए, इसके आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन करना है किसी वस्तु का, तो कितने घंटों में कितनी यूनिट सामान्य तौर पर एक व्यक्ति बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है तो वो कितने घंटे में उस काम को पूरा कर लेता है, तो उसे एक प्रामाणिक समय माना जा सकता है। और उसी के आधार पर यदि कोई उससे उसी समय में पूरा करता है तो उसका भुगतान की दर ज़्यादा होगी, और उस समय से बहुत ज़्यादा समय लगाता है तो ऐसी स्थिति में उसको भुगतान की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस विधि में कार्य में एक ही तरीके के काम में दो प्रकार की मजदूरी के दरों का निर्धारण होता है। एक वो मजदूर जो प्रामाणिक समय, यानी प्रामाणिक समय क्या है, दिया हुआ समय, निश्चित समय में काम पूरा कर लेते हैं, उनकी मजदूरी की दर क्या होगी, अलग होगी। और एक वो श्रमिक जो प्रामाणिक समय में काम पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी मजदूरी की दर हमेशा क्या होगी, अलग होगी। इसके साथ ही इस मेथड में प्रामाणिक समय में ही प्रामाणिक कार्य का निर्धारण भी कर लिया जाता है। इस मेथड में कहीं पे भी मिनिमम वेज डिसाइड नहीं की गई है कि इतनी तो मजदूरी दी ही जाएगी, इस तरीके की कोई भी दर तय, मजदूरी तय नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं टेलर के इस मजदूरी भुगतान की पद्धति में कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो मान लीजिए प्रामाणिक कार्य करने की दर, प्रामाणिक समय में अगर काम पूरा कर लिया जाता है तो उसमें पर यूनिट कितना, 80 पैसे पर यूनिट पे भुगतान किया जाएगा। और प्रामाणिक कार्य नहीं करने पर, ये एक एग्जाम्पल है, अगर वो नहीं कर पाता, यानी टाइमली अगर काम कंप्लीट नहीं कर पाता तो पर यूनिट, भले उसने बना दिया है सारा, लेकिन अगर प्रामाणिक समय पर उसने काम नहीं किया, निश्चित समय पर उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, तो उसे 60 पैसा पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो अगर मान लो कोई श्रमिक है जो 20 यूनिट बनाता है और उसकी कुल मजदूरी 20 यूनिट्स उसने बनाई और टाइमली बनाई, प्रामाणिक समय में बनाई, और ऐसी स्थिति में यदि कोई श्रमिक 15 यूनिट बनाता है तो उसकी कुल मजदूरी की गणना कैसे होगी, 15 × 60, जो कि प्रामाणिक समय में नहीं बना पाता तो उसको 60 के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। और जो प्रामाणिक समय में प्रोडक्शन कर देता है उसका भुगतान किसके आधार पर किया जाएगा, 80 पैसे पर यूनिट के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रामाणिक समय में काम करने वाले का भुगतान ज़्यादा होगा, और यहाँ आप देख सकते हो कि इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रामाणिक समय पर यदि काम किया जाएगा तो इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई मजदूर, ये जो दे रखा है आपको, ये है कि प्रामाणिक समय में काम कर लिया है,
किसी मजदूर ने, तो ऐसी स्थिति में उसे कोई श्रमिक है जो 20 यूनिट बनाता है, लेकिन वो प्रामाणिक कार्य कर लेता है, या तो ऐसी स्थिति में उसको भुगतान किसके आधार पर होगा? 80 रुपीज़ के दर के आधार पर होगा। और अगर वो कोई श्रमिक केवल 15 यूनिट ही बनाता है और प्रामाणिक समय में नहीं बना पाता है, तो उसको भुगतान कितना होगा? 60 पर यूनिट के आधार पर होगा। तो उसने यूनिट भी कम बनाई और वो भी समय पे प्रामाणिक आधार पर नहीं बनाई, यानी जितना निश्चित था, जितनी दर या जितना समय निश्चित कर दिया था, उसके आधार पर अगर उसने प्रोडक्शन नहीं किया है तो उसकी दर क्या हो जाएगी? 60 पे हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप, बहुत ज़्यादा वेज डिफरेंस है। ये एक तरफ एक मजदूर 16 रुपये कमा रहा है और दूसरी तरफ दूसरा मजदूर केवल 9 रुपये ही अर्न कर पा रहा है। तो यहाँ मजदूरी में अगर वो एफिशिएंट है, कार्यकुशल है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मजदूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस प्रकार इस एग्ज़ाम्पल में ये भी स्पष्ट है कि टेलर ने जो ये अलग अलग मजदूरी की बात की है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट बताती हैं कि काम में अगर अपने प्रमाप से कम काम करने वालों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस मजदूरी पद्धति के कुछ लाभ हैं, जैसे इस विभेदात्मक मजदूरी पद्धति के कुछ फ़ायदे हैं। निम्नलिखित फ़ायदे हैं, जिसमें कि कुशल श्रमिकों को ज़्यादा कार्य करने के लिए ये प्रेरित करती हैं। उत्पादन लागत में इससे कमी लेकर आ सकते हैं, अर्थात कुशल जो श्रमिक होते हैं उनको अधिक काम के लिए प्रेरित करती हैं। उत्पादन लागत में इससे कमी इसलिए आती है कि जो श्रमिक हैं वो हमेशा अपने आप को प्रामाणिक स्तर तक रखने की कोशिश करते हैं, अर्थात श्रमिक खुद चाहेंगे कि वो प्रामाणिक स्तर तक काम करें, तो ताकि ऐसी स्थिति में जब वो प्रामाणिक स्तर तक काम करेंगे तो उत्पादन लागत कम हो सकती हैं। सामान्य श्रमिकों को अपने काम की गति को प्रामाणिक गति तक लाने के लिए प्रेरित करती हैं। न्यूनतम उत्पादन का लक्ष्य स्वतः ही पूरा हो जाता है, यानी जो मिनिमम प्रोडक्शन है, मिनिमम प्रोडक्शन जितना भी किया जाना है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि सभी मजदूर कहीं ना कहीं इस एफर्ट में रहते हैं कि हम जो एक प्रामाप विधि में एक जो प्रामाणिक दर है उस तक तो हम पहुंच जाएं, ताकि हमारी जो मजदूरी है वो ज़्यादा रहे। उत्पादन की गति को तेज किया जा सकता है इसी से, और संस्था में अकुशल श्रमिक नहीं आ पाते। अकुशल श्रमिक इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि अगर अकुशल श्रमिक हैं तो डेफिनेटली वो उस काम को, उतने काम को कर ही नहीं पाएंगे जितना उनके लिए तय है, जितना एक स्तर तय किया गया है उस काम को करना उनके लिए संभव नहीं होगा। और जब वो काम को नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी मजदूरी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, और उनकी कम मजदूरी के कारण वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में अकुशल श्रमिक वहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ दोष भी हैं टेलर की इस विभेदात्मक मजदूरी विधि के अंतर्गत, और जिसमें कि ऊंचे प्रमाप निर्धारित करने पर श्रमिकों को प्रेरणा नहीं मिलती। कि अगर मान लीजिए फर्म में बहुत ही ऊंचे मानदंड तय किए हुए हैं, उतना उत्पादन होना ही चाहिए, इतने समय में होना ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जिसको अचीव करना संभव ही नहीं है, तो ऐसे में श्रमिक प्रेरित नहीं होते बहुत ऊंचे प्रमाप निर्धारित किए जाने पर। ज़्यादा मजदूरी के लोभ में ज़्यादा श्रमिक काम करने लगते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो वो केवल अपने स्वास्थ्य को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर केवल काम पर ही ध्यान देते हैं, और लंबे समय तक इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था अगर नहीं है तो श्रमिकों को असुरक्षा की भावना हमेशा रहेगी। जैसे अकुशल की हमने बात की अभी, कि अकुशल श्रमिक रहेंगे ही नहीं। तो अगर मिनिमम वेज नहीं है
तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कुछ चीज़ें प्रमाप या जो उनकी प्रामाणिक दर है उसको अचीव नहीं कर पाए, उतना काम नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में वो आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे और श्रम एकता भंग होने लगती हैं। तो इस तरीके से टेलर ने जो मजदूरी भुगतान का तरीका बताया वो बहुत ही, उसमें कुछ दोष भी हैं, गुण भी हैं, लेकिन फाइनली जो टेलर का मानना है वो यही कि यदि एक मानदंड तय किया जाता है कि प्रामाणिक समय के लिए प्रामाणिक कार्य, यानी इतना काम होना है वो भी इम्पॉर्टेंट है और इतना समय भी जो है वो तय किया गया है और काम भी वो तय किया गया है। तो काम की मात्रा और समय की मात्रा दोनों ही तय है और उस आधार पर यदि उससे कम काम और कम समय में किया जाता है तो उससे मजदूरी का जो आकलन होता है या श्रमिकों को जो आय प्राप्त होती है वो सफिशिएंट या उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। तो श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए हमेशा प्रेरित, स्वतः ही हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। थैंक यू।